नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके कवकों में जनन की विधियाँ और कवकों के जो आर्थिक महत्व यानी आपके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह आपके फर्स्ट यूनिट की आखिरी क्लास रहने वाली है। इस वीडियो में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो एल्गी के बारे में और फंगी के जो जनरल कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हमने वीडियो पहले अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कवकों में जनन की विधियाँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ कि आपको क्लासें कैसी लगती है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल ये क्लासें रहने वाली हैं। तो जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है कवकों में जनन की विधियाँ। तो दोस्तों, जो कवकों में जनन की विधियाँ है वो आपको 3 तरीके से आपको देखने को मिलेगी और ये टॉपिक है जो आपका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एल्गी को हमने यानी आपके सहवाल को हमने बहुत ही शानदार तरीके से और ईजी वे में कंप्लीट किया था। तो सहवाल की सभी क्लासें हो चुकी थी। कवक के जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने पिछली क्लास में देखे थे और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कवकों में जनन की विधियाँ और उनके आर्थिक महत्व। तो कवकों में जो जनन की विधियाँ हैं वो 3 होती हैं। 3 मेथड से आपके कवकों में जनन पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी आपका कायिक जनन या इसे हम वर्दी जनन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पर है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका अलैंगिक जनन और नंबर 3 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका लैंगिक जनन। तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी टॉपिक को अभी से आप इम्पोर्टेंट लगा ले आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्या तो वो सवालों में जनन की विद्या पूछेगा या आपको कवकों में जनन की विद्या पहली यूनिट से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कायिक जनन में क्या होता है कि कायिक जनन में आपके बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सहवाल में बताया था कि सहवालों में भी बिल्कुल एज इट इज ये 3 मेथड ही पाए जाते हैं जो कि आपके कवकों में है। अगर आपने सहवालों में आपने जनन विधियाँ पढ़ी हैं और आपने याद की हैं तो सेम एज सेम कवकों में पाई जाती है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने सहवालों की जनन विधियाँ तरीके से पढ़ी हैं और मैंने आपको कंप्लीट भी कराई थी बहुत ही शानदार तरीके से। तो वेजिटेटिव जनन में क्या होता है कि आपके कवक का कोई कायिक भाग विघटित होकर या आपके अलग अलग होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं और आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो नंबर 1 पर बात करें आपके वेजिटेटिव जनन यानी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो कायिक जनन की भी आपको 3 विधियां आपको देखने को मिलेंगी। बाई फ्रेगमेंटेशन यानी आपके विखंडन द्वारा, बाई फिजन यानी आपके खंडन के द्वारा और बाई ब्यूडिंग यानी मुकुलन के द्वारा आपके इसका एग्जाम्पल यीस्ट हो जाएगा और फ्यूसिंग का भी आपका एग्जाम्पल यीस्ट है। तो कायिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। कायिक जनन को आपके वर्दी जनन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में आपके जो कवक है वो कायिक भागों में अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर आपके नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। जो आपके कवक के कायिक भाग होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अनेक अलग अलग भागों में विघटित हो जाते हैं और आपके नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसलिए हम इसे कायिक जनन या वर्दी जनन कहते हैं। और आप सभी को पता है कि कायिक भागों द्वारा होने वाले जनन को हम कायिक जनन या आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें आपके बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं बातों को ध्यान रखकर आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पेजों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे और एग्जामिनर यही देखता है कि आपने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है और कैसे एक्सप्लेन किया है और कॉपी में आपने कितना लिखा है। तो ये अगर आपको पॉइंट याद है तो जो मैं बात आपको 1 पेज के अंदर लिख के समझा रहा हूँ उसी बात को आप 3 से या 4 पेजों में समझा सकते हो। तो आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन दोनों में आपके बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बात कर ले हम कायिक जनन की विधियों के बारे में। तो नंबर 1 आपका बाई फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन मेथड। इस विधि में सामान्यतः आपके तंतुल कवकों में पाई जाती है। जो आपके तंतुल रूपी कवक होते हैं उनमें आपकी यह विधि देखने को मिलती है। इस विधि में जो आपका तंतुल कवक है यो यांत्रिक प्रतिरोध के कारण आपके 2 भागों में फिर 2 से अधिक भागों में इन भागों पर जब यांत्रिक प्रतिरोध लगता है तो ये अनेक भागों में विघटित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड आगे वृद्धि करके आपके नए कवक का निर्माण कर लेता है। तो यह आपकी विधि रहने वाली है बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड। तो इस विधि में क्या होता है कि आपके जो तंतुल शैवाल होते हैं यानी जो आपके फिलामेंट के रूप में देखने को मिलते हैं बारीक बारीक, तो इनमें क्या है कि यांत्रिक दबाव के कारण आपके इन्हें
अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है और नए कवकों का निर्माण कर लेते हैं। नंबर 2 पर बात करें बाई फिजन यानी आपके खंडन की, तो ये भी आपके एज इट इज़ बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड की तरह ही होती है। अनेक कवकों में मात्र कोशिका में दबाव के कारण 2 खंडों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियों में वर्ती कर नए कवक का निर्माण करते हैं। इस विधि को आपके खंडन विधि कहा जाता है। तो इसमें जो आपकी मदर सेल होती है वो 2 भागों में विघटित हो जाती है और आपके 2 नए कवकों का निर्माण कर लेती है। ये थी आपकी बाई फिजन मेथड। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पर बात करें बाई ब्रीडिंग यानी आपके मुकुलन के द्वारा। इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि आपकी जो मदर सेल होती है उसकी परिधि पर आपको एक उभार सा देखने को मिलता है जिसे हम ब्रीडिंग कहते हैं, यानी आपके मुकुल कहते हैं। ये मुकुल है जो अनुकूल परिस्थितियों में अलग होकर एक नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका केंद्रक द्रव होता है और आपका जो केंद्रक होता है वो दोनों इसमें चले जाते हैं और आपके 2 कवकों का निर्माण हो जाता है। तो आप डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं इसे। तो इस प्रकार के जनन में मात्र कवक सेल से एक उभार बन जाता है। इस उभार को हम मुकुल कहते हैं। इस उभार में आपका केंद्रक व केंद्रक द्रव भी आ जाते हैं और अलग होकर एक नई कवक सेल का निर्माण कर लेते हैं, जो आगे चलकर आपके नई फंगई या कवक का निर्माण करता है। तो दोस्तों बात करें आपके नंबर 2 पर आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपके अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के भी आपको 4 मेथड देखने को मिलेंगे और आपके जो सेम एज मैंने आपको एल्गी में पढ़ाए थे वो मेथड इनमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर आपके बाई जू स्पोर यानी चल बीजाणु द्वारा। नंबर 2 पर आपके बाई कोंडिया द्वारा। नंबर 3 पर आपका बाई ओडियम द्वारा और नंबर 4 पर आपका बाई स्पोर्स द्वारा। तो जो आपके चल बीजाणुओं द्वारा होता है उसे तो हम बाई जू स्पोर जनन कहते हैं। और जो नंबर 2 पर आपका बाई कोंडिया द्वारा, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम। नंबर 3 पर आपका बाई ओडियम, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर। और नंबर 4 पर आपका बाई स्पोर्स, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर और राइजोपोर्स। अब आप कहेंगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने समझाया नहीं, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको इनके टाइप है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो बता दी कि स्पोर्स द्वारा, कोंडिया द्वारा, ओडियम द्वारा और स्पोर्स द्वारा होता है। मैंने जो आपको एल्गी में जनन पढ़ाया था वो अगर आप देख लेंगे तो सेम एज लैंग्वेज वैसी की वैसी है। नाम भी वो के वो हैं। इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने की, कोंडिया में आपके पेनिसिलियम द्वारा होता है, ओडियम में म्यूकर और आपके स्पोर्स में आपके म्यूकर और राइजोपोर्स द्वारा होता है। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। और आपकी जो लैंग्वेज रहने वाली एग्जाम में आप लिखोगे वो सेम एज आपके एल्गी की तरह रहने वाली है। और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपका सेम एज एल्गी की तरह रहने वाला है। अगर आपने एल्गी का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा है तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम आपके एल्गी की तरह रहने वाला है। तो दोस्तों लैंगिक और अलैंगिक जनन में जो है आपका जो बीजाणु का निर्माण होता है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और आप देख रहे थे कि वेजिटेटिव जनन में आपके बीजाणु का निर्माण नहीं हो रहा था, उसमें आपके कायिक भागों द्वारा जनन हो रहा था और इसमें आपके बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी आपको 3 मेथड देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर आपका प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 पर आपका कैरियोगेमी और नंबर 3 पर आपका मियोसिस द्वारा। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है आपका जीव द्रव्य संयुग्मन। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें 2 कवक सेल पास पास आकर जो इनके बीच की भित्ति है जो गल जाती है और इनके दोनों के जो केंद्रक द्रव का संलयन एक जगह हो जाता है और आपकी एक नई कवक सेल का निर्माण हो जाता है। ये तो होता है आपका प्लाज्मोगेमी। इसे आप डायग्राम के द्वारा समझाएंगे तो एग्जामिनर पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2 पर आपका कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है कि 2 अलग अलग सेल है जो आपस में जुड़ जाती हैं और इनके केंद्रक भी आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए कवक का निर्माण हो जाता है, एक नए सेल का निर्माण हो जाता है। ये आपका रहेगा कैरियोगेमी यानी केंद्रक संलयन में होता है। और नंबर 3 पर आपका मियोसिस द्वारा। तो मियोसिस द्वारा भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो साथियों जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दोनों आपके सेम एज शैवाल यानी एल्गी की तरह रहने वाले हैं। अगर आपने एल्गी के अंदर आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था तो आप इसे भी आसानी से कर देंगे, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल आप इसके याद रख लेंगे। और आपको जनन में है जो डायग्राम की सहायता से भी एग्जामिनर को समझाना है, क्योंकि डायग्राम से एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है और वो आपको नंबर बढ़िया देगा। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है कवकों के आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो कवक है जो मानव जाति के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी और आवश्यक हैं।
कवकों को आर्थिक जगत के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। तो कवकों की कुछ लाभदायक क्रियाएं भी होती हैं और कुछ आपकी हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके कवकों के आर्थिक महत्व है ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बात करें आपकी इसकी यूजफुल एक्टिविटी यानी आपकी लाभदायक क्रियाएं, तो लाभदायक क्रिया में नंबर 1 पर आपका खाद्य पदार्थ के रूप में। तो बहुत से कवकों का उपयोग है जो खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, जिसके आपके एग्जाम्पल हो जाए छत्रक, गुच्ची और आपके पफ बाल्स, क्योंकि इनमें आपकी प्रोटीन की मात्रा है जो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। और जो आपका यीस्ट है, यीस्ट में आपको लगभग 50% प्रोटीन देखने को मिलती है। यीस्ट का उपयोग भी हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यीस्ट में आपकी यीस्ट से आपकी बहुत सारी विटामिनें बनाई जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल तो आप याद रखेंगे कवक में यीस्ट, क्योंकि इसमें आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है और इससे विटामिन भी बनाई जाती है। नंबर 2 पर आपका औषधि निर्माण में। तो दोस्तों इसमें आप लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो आप लिख देंगे कवकों का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। इससे आपकी बहुत सी औषधियों का निर्माण करते हैं। कवकों का उपयोग है जो एंटीबायोटिक औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। जैसे आप औषधि का एक आध नाम भी याद रखेंगे, ओरामाइसिन, क्लेरोमाइसिटीज, विरिडिन, ये आपके औषधियों के नाम हैं जो आपके कवकों से बनाई जाती हैं। अल्कोहल उद्योग में भी आपके कवक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यीस्ट के द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन किया जाता है। ये बातों भी आप ध्यान रखेंगे कि खाद्य पदार्थों के रूप में, औषधि निर्माण में, अल्कोहल उद्योग में कवकों का उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल रोटी उद्योग में भी आपके कवक का उपयोग किया जाता है। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सैकेरोमाइसिस सेरेविस। ये आपके कवक हैं जिसका उपयोग हम डबल रोटी उद्योग में करते हैं। इसके बाद है आपके वसा के निर्माण में। तो दोस्तों कवकों का उपयोग है जो वसा के निर्माण में किया जाता है, जिसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? वसा के निर्माण में। ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे। पनीर उद्योग में भी आपके कवकों का उपयोग किया जाता है, जिसके आपका एग्जाम्पल है एस्परजिलस वेनेटाई और आपके पेनिसिलियम स्पीसीज का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। और दोस्तों रंजक बनाने में भी आपके कई कवकों का निर्माण रंजक बनाने में भी आपके कई कवकों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो आपके विघटक पदार्थ यानी आपको किसी वस्तु को सड़ाने या गलाने में भी आपके कई कवकों का उपयोग किया जाता है, जिसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर। और जीव विज्ञान संबंधी खोजों में भी आपके कवकों का उपयोग किया जाता है और पौधों में पोषण के लिए भी आपके कवकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 में जो इसका टॉपिक है दोस्तों वो है इसके हानिकारक क्रियाएं। तो दोस्तों हानिकारक क्रियाएं कई कवकों से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आपके ट्रायोफाइटोन है, इससे आपके दांत हो जाते हैं दोस्तों। तो दांत के लिए जो कवक उत्तरदायी होता है उसे हम ट्राइकोफाइटोन कहते हैं। खाद्य पदार्थों का विनाश, आपने दोस्तों देखा होगा कई दिनों तक हम वगैरह रोटी ब्रेड वगैरह को रखते थे तो उस पर आपकी फफूंदी वगैरह लग जाती है, तो ये आपके खाद्य पदार्थों का विनाश भी करते हैं। और जो आपकी इमारती लकड़ियाँ होती हैं उन पर भी कवक लगने से उन इमारती लकड़ियों को ये नष्ट कर देते हैं, तो इमारती लकड़ियों को भी ये हानि पहुँचाते हैं। और जो आपके पौधे होते हैं उनको भी हानि पहुँचाते हैं। और जो आपके कपड़े होते हैं अगर वो नम स्थान में रखे हैं कुछ दिनों तक तो उनके ऊपर भी आपके फफूंदी या कवक आपको देखने को मिलता है और उन कपड़ों को नष्ट कर देता है। कागज़ को नष्ट करने में, कागज़ के ऊपर भी आपको फफूंदी देखने को मिलती होगी, तो दोस्तों कवक है जो आपको कागज़ को भी नष्ट कर देते हैं। और दोस्तों जो आपके चमड़े के सामान होते हैं उन्हें भी आपके कवक है जो नष्ट कर देते हैं, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये थी इसकी हानिकारक क्रियाएं। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट है जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट फर्स्ट को हमने बहुत ही शानदार से 7 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। बहुत ही शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं 7 चैप्टर में, हैंड रिटन नोट्स हैं इन 7 पार्टों के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से इजी लैंग्वेज में मैंने आपके एल्गी और कवक को यानी आपके शैवाल और कवक को कंप्लीट करवाया। तो दोस्तों आपको सभी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो भी आपके दोस्त इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम आने वाले हैं थोड़े दिनों बाद, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और आने वाले हम 31 दिसंबर से पहले आपकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।